हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। आप देख रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर विद्युत धारा, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन। किसका संयोजन करना है? सेलों का। ना तो प्रतिरोध है, ठीक है, तो आप 10th में पढ़ते हैं प्रतिरोधों का, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है किसका? सेलों का। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर दें और फिर आज हम लोग पढ़ेंगे पार्श्वक्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्वक्रम संयोजन में सेलों को व्यवस्थित कैसे किया जा रहा था, उसके बाद देखिए सेलों का पार्श्वक्रम संयोजन, सेलों का पार्श्वक्रम संयोजन। ठीक, देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रेणी क्रम किया था। तो श्रेणी क्रम में हम लोग सीधे बैटरी के एक टर्मिनल को, अगर हमको कई सेल जोड़ने रहते थे E1 E2 E3, तो हम क्या करते थे, इसके पॉजिटिव को इसके निगेटिव से जोड़ देते थे। यानी दूसरे सेल का पॉजिटिव पहले सेल के निगेटिव से जुड़ा हुआ होता था, और ऐसे ही पॉजिटिव इसका इसके निगेटिव से, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से। तो इस तरह का अगर संयोजन होता है, इस तरह का अगर संयोजन आपको प्राप्त होता है, तो इसे कहते हैं श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, इसको क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। लेकिन पार्श्वक्रम संयोजन क्या होता है? देखिए यहां पे विपरीत आवेश जुड़े हुए हैं। यहां पे कौन जुड़ा हुआ है? विपरीत आवेश। ठीक, पॉजिटिव का निगेटिव के साथ ही, निगेटिव का पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इस तरह से संयोजन है कि एक का पॉजिटिव दूसरे सेल के निगेटिव से जुड़ रहा है, या दूसरे सेल का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव से जुड़ रहा है, तो इस तरह का अगर संयोजन बन रहा है तो हमें इसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन पार्श्वक्रम संयोजन कौन सा होगा, देखते हैं। पार्श्वक्रम संयोजन में समान, जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो अगर कोई दो सेल, ये V1 है और ये हो गया V2, जिसका EMF है E1 और इसका EMF है E2, अगर दो सेलों का संयोजन इस प्रकार से किया जाए कि उनके धनात्मक आपस में जुड़े हों तथा उनके ऋणात्मक आपस में जुड़े हों, तो इस तरह के संयोजन को आप क्या कहते हैं? पार्श्वक्रम संयोजन। इस तरह के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्वक्रम संयोजन। मतलब क्या हो गया इसका? पार्श्वक्रम संयोजन पार्श्वक्रम संयोजन में क्या होता है? समान आवेशों की प्लेट एक दूसरे से यानी समान आवेश की प्लेट एक दूसरे से जुड़ी होती है। यानी अर्थात सेलों की समान आवेशित प्लेटों का आपस प्लेटों का संयोजन, ठीक है,
पार्श्वक्रम, इसी पार्श्वक्रम संयोजन को हम लोग कहते हैं समांतर क्रम। संयोजन कहते हैं। तो जरा समझिएगा, अगर दो सेलों को उनके समान आवेश यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव सिरे से ही जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या होता है। अब देखिएगा जरा, पार्श्वक्रम संयोजन क्या होता है, पार्श्वक्रम संयोजन में होता क्या है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ से I धारा जा रही है, ठीक, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे I1 और I2 में ये क्या कर जाएगी, बट जाएगी। अब I1 जाएगा E1 से, सॉरी अच्छा ऊपर लिए हैं, ये थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, इसको ज़रा सही कर लें नंबर, इसको लिख देते हैं E1 और इसको लिख देते हैं E2। जरा देखिए, अब I जब यहाँ जाएगी तो I दो भागों में क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। I1 चली जाएगी इधर और बची हुई को हम लोग I2 कहेंगे, ये इधर चली जाएगी। तो I1 अगर जा रही है, I2 जा रही है, और यहाँ पे जो विभवांतर होता है, ध्यान रखिएगा, जब पार्श्वक्रम संयोजन होता है तो इन दोनों का विभवांतर यानी V1 बराबर V2 हो जाएगा और ये टोटल विभवांतर हो, यानी पार्श्वक्रम संयोजन में वोल्टेज जो होता है वो समान होता है, यानी पार्श्वक्रम में क्रम संयोजन में विभवांतर समान परंतु धारा क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक, देखिए जरा, पार्श्वक्रम संयोजन में विभवांतर क्या होगा, समान रहेगा, विभवांतर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है V1 बराबर V2 बराबर V, यानी इनकी जो वैल्यू होगी विभवांतर की वो समान होगी, कि धाराएं उसी हिसाब से बटेंगी जिस हिसाब से विभवांतर होता है। तो धाराएं जनरली जो है बट जाती हैं, लेकिन विभवांतर उनका क्या हो जाता है, समान हो जाता है। अब जरा एक बात समझिएगा, अगर धारा भिन्न है तो इसमें अब जो स्टेट वो बनेगा, इसका जो समीकरण बनेगा, तो जरा देखते हैं। अगर हम इसके लिए निकालना चाहें, इसके लिए हम V निकालना चाहें, तो जरा समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे धाराएं बट रही हैं, तो अगर हम V निकालना चाहें, V बराबर यहाँ पे E1 के लिए हम V1 निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए, ठीक, V1 अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, ठीक, ये क्या हो जाएगा, I1 R1। और यहीं से अगर V2 निकालना चाहें तो ये हो जाएगा E2 ये हो जाएगा I1 R1, सॉरी ये I2 R2। अब इसको अगर जोड़ें तो हम वही पुराना नियम लगा रहे हैं, ठीक, क्योंकि हमारा V1 और V2 बराबर है, ठीक है, V1 और V2 क्या है, हमारे बराबर हैं। तो अब जो हमारा जो धाराएं बहेंगी, यानी पार्श्वक्रम संयोजन में V1 बराबर V2 बराबर V, ठीक, V1 बराबर V2 बराबर V। तो यहाँ पे परंतु हमारी जो धारा होगी वो I1 प्लस I2 बराबर I। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, धारा के बारे में। हमारी सारी बातें किसके बारे में होंगी, धारा को लेकर के। तो हमें इस समीकरण से पहले धारा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, जरा देखते हैं। V1, ठीक है, क्योंकि आपका ये है इक्वेशन तो हम लोग इसको V ही मान लेते हैं, ठीक है, यानी V बराबर हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। अब यहाँ से हमको I1 निकालना है, तो ज़रा समझिएगा, इसको इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा E1
बराबर v प्लस आई, ठीक, इसको निकालना ना, आई R1, ठीक। पहले हमें धारा निकालनी है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा E1 माइनस वी, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कहाँ है इतना बड़ा स्टेप बनाएं, इसको हटाओ, इसको स्टेप ना बनाओ ज़्यादा बड़ा, इसको यहीं कर लेते हैं। देखिए इस चीज़ को हम इधर ले जा रहे हैं और इस चीज़ को इधर ले आ रहे हैं, यानी I1 R1 बराबर E1 माइनस वी। देखिएगा इस विभवांतर को हम इधर ले गए हैं, यानी ये प्लस था तो इधर जाएगा माइनस में, और इसको हम ले आए हैं इस साइड। अब यहाँ से I1 की वैल्यू निकालो तो I1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस वी अपॉन R1, तो ये आ गया I1 का, ठीक। ये हमारा क्या आ गया, I1 आ गया। अगला हमारा किसके लिए आएगा, I2 के लिए आएगा। तो ऐसे ही हम I2 निकालते हैं। I2 कैसे निकलेगा भैया, V बराबर इसका था E2 माइनस I2 R2, और यहाँ से हम लोग फिर I2 R2 बराबर हो जाएगा E2 माइनस V, और E2 माइनस V हो गया तो यहाँ से हम I2 निकाल रहे हैं, I2 बराबर हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2, ये हो गया। अब इसको इस इक्वेशन में रख दें, ठीक। तो इसको अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज़रा भैया देख लीजिए क्या मिलता है, ठीक। इसको ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 का मान, इसको मान लेते हैं समीकरण A। समीकरण A में रखने पर, तो जरा समीकरण A में रखो भाई, तो यहाँ से आ जाएगा I इक्विवेलेंट बराबर, इसको ही समतुल्य भी कहा जाता है, या रिजल्टेंट जो होता है उसे परिमाणीय कहा जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका I1 प्लस I2। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू रखिए तो E1 माइनस वी अपॉन R1, ठीक। और यहाँ से लिखिएगा प्लस E2 बाई वी अपॉन R2। अब जरा इसी को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा सॉल्व। E1 R1 माइनस वी R1, ठीक, प्लस E2 R2 माइनस वी R2। देखिए EMF का जो है एक साइड कर लेते हैं, इसको एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक। यहाँ देखिए ये वाला माइनस बचा, माइनस V1 R1 माइनस देखिए V R2। अब यहाँ से अगर V कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस V अगर कॉमन ले लेते तो हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये बचा, ठीक। ये आ गया। तो अब अगर हम इसको I इक्विवेलेंट कहें, ठीक, I इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस V, देखिए V 1/R1 माइनस प्लस 1/R2, ये निकल के आया। क्यों से देखा है, ये देखो यही चीज़ आया। सर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा भैया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं और V की वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा E1 R1
प्लस E2R2 माइनस V, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, नीचे हो जाएगा ये R1 R2। ठीक, अब इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। निकालते कैसे हैं? इसको V की मान, हमको V का वैल्यू निकालना है तो हम पूरे सिस्टम को ले आते हैं इस साइड और I इक्विवेलेंट को ले जाते हैं उस साइड। तो जरा यहाँ देखिएगा, E1R1 प्लस E2R2, ठीक, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस I इक्विवेलेंट इस चीज़ का, ठीक, और I इक्विवेलेंट को I1R2 I2 लिखते हैं और यहाँ से हम लोग लिखते हैं V। जरा समझिएगा इसको, ये थोड़ा सा हम इसको दूर करें, यहाँ हो जाएगा V। अब देखिए इतना चीज़ आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब दो चीज़ें समझिएगा इसको, यहाँ पे हमारा है मल्टीप्लिकेशन, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीज़न, ठीक, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीज़न। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि डिवीज़न किसका होगा, ठीक है, डिवीज़न कितना होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग देख के करते हैं कैसे। अभी ये चीज़ समझिए, इक्वेशन आपका बन गया है, ठीक, इक्वेशन आपको दिखा देते हैं, आपकी बुक में भी कहाँ बना है इसको भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बना है यहाँ पे, अभी आप देखेंगे, आप बुक में देखेंगे तो इक्वेशन यहाँ बना हुआ है, देखिए ये आपका इक्विवेलेंट आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखिएगा, ये चीज़, ठीक, ये चीज़ आपकी इक्विवेलेंट वाली आ गई है ये चीज़। अब आपका V का मान चाहे आप इस तरह से निकाल लो, ये चीज़ V का मान क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो देखो डिवाइड में कैसे होगा, क्योंकि ये सिस्टम सबके डिवाइड में जाएगा, इसलिए यहाँ पे बात करेंगे E1, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, देखिए ये इससे एक बार मल्टीप्लाई में जाएगा तो E1, अब ये चीज़ यहाँ आने के बाद डिवाइड में है तो ये पलट जाएगी, यानी यहाँ हो जाएगी R1 R2, ठीक, ये क्या हो जाएगी R1 R2 और ब्रैकेट में हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक, नहीं समझे? आइए समझा देते हैं इसको भैया, इसको समझा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, इसको इसीलिए देखिए इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जा करके क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब जब इधर डिवाइड में होगा तो V बराबर हो जाएगा, क्या समझिएगा, एक सिस्टम इसके डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में भी जाएगा और इसके सिवाय डिवाइड में जाएगा। तो देखिए इसका डिवाइड कैसे हो रहा है, इसका डिवाइड हम करके बता रहे हैं आपसे। देखिए E1 R1 है, इसका डिवाइड कौन जा रहा है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अब ये जो है देखिए A बाई B C बाई D, तो D चला जाएगा A के पास और ये चला जाएगा इसके पास। तो यहाँ से देखिएगा अगर आप ऐसे लिखेंगे E1 R1 R2 हो जाएगा यहाँ और अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। अब यहाँ से देखिए R1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो E1 R2 प्लस R1 R2 बचा, ठीक। तो यहाँ क्या बचा है E1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही अगर आप इसका E2 के लिए सॉल्व करते हैं, E2 के लिए, तो यहाँ हो जाएगा E2, क्योंकि यहाँ R2 बचा है तो R2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा R1। तो यहाँ सिस्टम बन जाएगा, सॉरी यहाँ सिस्टम बन जाएगा E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I इक्विवेलेंट, ये चीज़ उलट जा रही है तो ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये जो सिस्टम आया है निकल करके, यही आपका क्या है पार्श्वक्रम संयोजन। इसी को हम क्या कह रहे हैं पार्श्वक्रम संयोजन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाली चीज़ बताई गई है यहाँ पे, ठीक है, जिसको एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें तो फिर से देख लीजिए कैसे किया गया है।
इस चीज़ को एक बार फिर से बता रहे हैं, ज़रा समझिएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी कि V1 अगर इधर है V1 गुणे A है, ठीक, तो यहाँ अगर E1 बाई R1 है तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये सबसे डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर A की जगह हमारा क्या है, A की जगह हमारा है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक। अगर इस तरह से है तो ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा V बराबर हो जाएगा E1 बाई R1। अब ये इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा R1 प्लस R2 और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा R1 R2। तो देखिए जो भी नीचे होंगी चीज़ें उससे ये चीज़ कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये चीज़। ऐसे ही E2 के लिए बचेगा और यहाँ पे ऐसे। तो ये जो है आपका क्या है, पार्श्व क्रम संयोजन। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। इसी चीज को आप क्या लिख रहे हैं, जरा समझिएगा। अब हमारा यहाँ से इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए, इक्विवेलेंट निकाला जाए तो जरा समझिएगा, ये आपको बुक में भी हम दिखा दें, बुक में भी दिखा दे रहे हैं भाई, ज़रा इसको समझिएगा, बुक से समझा दे रहे हैं, बुक आपके पास भी होगी। देखिए ये आपने किया, ठीक। अब देखिए E1 और E2, क्योंकि जितने भी सिस्टम जोड़े जाएंगे, जितने भी सिस्टम आपको जोड़े जाएंगे, ठीक है, ये जो जितने भी सिस्टम जोड़े जाएंगे, देखिए I1 R2 जोड़ा गया, ठीक। अब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो E इक्विवेलेंट पूरी वैल्यू आ जाएगी E1 की और E2 की, और यहाँ से I जो है क्या हो गया है, सिस्टम में कॉमन हो गया, और इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इसको इससे भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ समझिएगा, अगर n नंबर के लिए निकाला जाए तो ज़रा देखिएगा E इक्विवेलेंट कितना है, EMF का इक्विवेलेंट क्या है, E1 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक, प्लस E2 R2 R1 सॉरी, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ होगा, इसको गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए भाई, इसको जरा सही करना है। देखो यहाँ पे क्या है R2, यहाँ पे है R1, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट के लिए कंडीशन आई। अब I इक्विवेलेंट तो है ही है भाई, I का इक्विवेलेंट तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक, I का I ही हो गया। यहाँ पे R की वैल्यू, R बराबर हो जाएगा, R का इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको अगर आप क्या कर देते हैं, फ्रेगमेंट तो उसको वो कर देते हैं, पहला इसको अगर इक्वेशन सॉल्व करके लिख देते हैं तो ये एक्चुअल में R इक्विवेलेंट आया है 1/R1 प्लस 1/R2, इसी चीज़ को लिखा। अगर 1/ इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ये आएगा। अगर ऐसे ही n नंबर तक रहेगा तो 1/Rn तक रहेगा, ऐसे। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है, कहाँ बताई गई है, आपके बुक में ये चीज़, ठीक, यहाँ पे बताई गई है आपको, यहाँ देखिएगा, ठीक। और एक इसको कैसे किया जाएगा, इसको भी सॉल्व करके बता दे रहे हैं। देखिए अगर आप यहाँ से, यहाँ देखिएगा, यहाँ से R1 R2 1/R1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं R1 R2 को तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट बाई R1 प्लस R, देखिए E इक्विवेलेंट बाई 1/R इक्विवेलेंट। तो देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो यहाँ देखिए R1 नीचे बचेगा, R2 से कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, E2 R2 अप टू E1 Rn तक ले लेंगे। तो यही चीज़ आपको बताई गई है कि पार्श्व क्रम संयोजन में आपकी दोनों बैटरी के सिरे क्या होते हैं, आपस में समान पोलरिटी के साथ जुड़े होते हैं। यानी पार्श्व क्रम संयोजन में समान आवेशों की प्लेट एक दूसरे से जुड़ी होती है, सेलों का आवेशित
तो यहाँ पे अगर समान हो तो आप जानते हैं कि पास क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, परंतु धारा क्या होती है, भिन्न होती है। और जब धारा भिन्न होती है तो V यहाँ पे V1 V2 बराबर I1 होता है और I इक्विवेलेंट बराबर होता है I1 प्लस I2। ठीक, और ये चीज़ आपको फिर आप स्टेटमेंट निकालते हैं, इसका विभवांतर बाह्य विभवांतर निकालते हैं। बाह्य विभवांतर निकालने के बाद आपको क्या मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये आपका सेल का संयोजन था, ये हमारा समीकरण बना। ठीक, इन दोनों समीकरणों को हमने रख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। आई के लिए इक्विवेलेंट निकालें, आई की वैल्यू निकाल लें पहले हम। आई के लिए ये वैल्यू निकल के आई, I2 के लिए ये लें, हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, इसको सॉल्व किया यहाँ तक। ठीक, सॉल्व करने पे हमें ये प्राप्त हुआ और फिर हम इसमें जो है आई इक्विवेलेंट को फिर से फ्रेगमेंटेट करके V की वैल्यू निकाले हैं, तो V की वैल्यू इस तरह से निकल करके आ गई है। ये चीज़ आपको बताया गया है कि कौन किसका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।